हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदित्य की क्लास में। दोस्तों आज है 18 अक्टूबर और मैं लेकर आया हूँ दमदार क्वेश्चन, ताबड़तोड़ क्वेश्चन, जीके, जीएस, करंट अफेयर का जबरदस्त मिश्रण लेकर आया हूँ दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले हम जो भी करते हैं, चाहे हम पढ़ाई करते हैं, चाहे हम कोई भी काम करते हैं, तो जरूरी ये है कि हम उस काम को मन से करें, अपने मन लगाकर करें। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हमारा मन है कि हमने ये करना है तो काम जरूर सफल होता है दोस्तों। और दोस्तों मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी मोटिवेशन जो होती है वो पैसा होता है। पैसे से बड़ी कोई भी मोटिवेशन नहीं होती है। पैसा तो सब कुछ है। अब जब भी आप फॉर्म भरते हैं, जब भी कोई पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले ये देखिएगा कि ये कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। 20,000, 30,000, 40, 50, 60, 70, 80। उससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी डिमांड होगी उतना अच्छे से आपके अंदर पागलपन आएगा। आप उस चीज को पाने के लिए पागल हो जाओगे। ठीक है, उससे बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं होती। तो शुरुआत करते हैं आज की दमदार क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का है, वो है फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है मार्टी अहिसारी। मार्टी अहिसारी की अभी डेथ हुई है, फिनलैंड के थे। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2008 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, पीस का नोबेल प्राइज मिला था, शांति का। दोस्तों अगर मैं फिनलैंड की बात करूं तो फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है, यूरो इसकी करेंसी है, और इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं पेट्री ओर्पो। फिनलैंड 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 हमने कहां पढ़ा? फिनलैंड हमने पढ़ा नाटो में 31वां देश फिनलैंड शामिल हुआ है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949 को स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है। और नाटो का जो सम्मेलन 2023 में हुआ था, ये लिथुआनिया में हुआ था। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में 31वां देश फिनलैंड है। इसके साथ साथ विश्व प्रसन्नता सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो अभी जारी किया गया है, जिसमें टॉप 1 जो है वो फिनलैंड है, और हमारा प्यारा भारत जो है वो 123 रैंक पे है। 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और उसी दिन विश्व प्रसन्नता सूचकांक जारी किया जाता है। और विश्व प्रसन्नता सूचकांक जारी करने वाला जो देश था, जिन्होंने सबसे पहले इसे जारी दिया, ये कॉन्सेप्ट दिया जो था, वो था भूटान। दोस्तों अब बात करूं, यहां पर नोबेल प्राइज मिला था 2008 में इनको, जिनकी अभी डेथ हुई है। तो नोबेल प्राइज की बात करूं 2023 में नरगिस मोहम्मदी, बड़ा नाम है, ईरान की लड़की महिला नरगिस मोहम्मदी तीसरी महिला बन चुकी इस पुरस्कार को हासिल करने वाली, नोबेल का शांति। 2014 में मलाला यूसुफजई को मिला था। ये सबसे यंगेस्ट वुमेन थी, सबसे यंगेस्ट महिला। उसी साल कैलाश सत्यार्थी को मिला था, हमारे प्यारे भारत का। इन्होंने बचपन बचाओ मूवमेंट किया था सबसे ज्यादा बार। हालांकि सबसे पहली महिला जो थी 1979 में मदर टेरेसा को मिला था नोबेल का शांति पुरस्कार। ध्यान रखना, मदर टेरेसा, भारत का प्रथम नोबेल का शांति मदर टेरेसा। अगला दोस्तों सबसे ज्यादा बार रेड क्रॉस को मिला है, जिसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने किया था। हेनरी ड्यूनेट, जिनने 1910 में नोबेल प्राइज मिला था पीस का, शांति का। दोस्तों रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और रेड क्रॉस जो है 1970, 1944, 1963 3 बार ऐसा है जब इसको नोबेल प्राइज मिला है रेड क्रॉस संस्था को। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार जो नोबेल का प्राइज मिला है शांति का, वो यहां पर रेड क्रॉस को ही मिला था। दोस्तों अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट लेकर आया हूं। हमारा जो परमाणु रिएक्टर, इसका नाम है कामनी। यह कहां पर स्थित है? कलपक्कम। और कलपक्कम कहां पड़ता है? तमिलनाडु। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां है? कर्नाटका। कैगा परमाणु संयंत्र केंद्र कर्नाटका। काकरापात है गुजरात। तारापुर है महाराष्ट्र। रावत भाटा है राजस्थान। नरोरा है उत्तर प्रदेश। और कुडनकुलम जो है ये तमिलनाडु है। तो मैंने कहा है ना, आज की शुरुआत ही ताबड़तोड़ है, जबरदस्त शुरुआत है दोस्तों। तो आज जो है जबरदस्त शुरुआत है, इसलिए अब आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे बढ़ना है और फटाफट नोट करना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन।
दोस्तों अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये पहली बार 1987 को मनाया गया था। दोस्तों अगर मैं गरीबी की बात करूं तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1978 के अंतर्गत चलाई गई थी, इसके अंतर्गत दिया गया था और इसी के अंतर्गत रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। जबकि दोस्तों 12 जुलाई 1982 को इंदिरा गांधी की सरकार ने नाबार्ड की स्थापना करी थी जो छठी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है जो दादा भाई नेहरूजी ने 1901 में लिखी थी। दादा भाई नेहरूजी, जिन्हें भारत का वृद्ध व्यक्ति ओल्ड मैन कहते हैं दोस्तों, इन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता करी है, एक 1886 में, एक 1893 में और एक 1906 में। 1906 जो अधिवेशन है जो कलकत्ता में हुआ था दादा भाई नेहरूजी की अध्यक्षता में कांग्रेस का, उसी सम्मेलन में कांग्रेस ने स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था एवं बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित किया था, बाइकॉट मूवमेंट एंड स्वराज प्रपोजल पास। दोस्तों दादा भाई नेहरूजी वो व्यक्ति थे जिन्हें हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर चुना गया था, पहले भारतीय व्यक्ति जिन्हें हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर चुना गया था। दोस्तों अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ही राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले की थी और इनकी किताब जो है, इसी किताब में ड्रेन थ्योरी, जिसे धन का निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं, ये दिया गया था। दोस्तों अगर मैं गरीबी की बात करूं तो सबसे पहले एक अलग समिति बनाई गई थी 1979 में, जिसने कहा था कि शहरों में 2100 कैलोरी का जो भोजन करते हैं और गांव में 2400 कैलोरी का जो भोजन करेगा वो गरीब नहीं होगा। जबकि लकड़वाला समिति जो है 1989 में बनी थी, इसने कहा था कि प्रत्येक राज्य में क्या होता है, अलग अलग रेट होता है, अलग अलग तरीके से हमें निर्धनता या गरीबी का मापन करना चाहिए, प्रत्येक राज्य में अलग अलग रूप से गरीबी का मापन करना चाहिए। सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 में बनी थी, इसने कहा था कि उपभोग के आधार पे, मतलब आदमी कितना खाना खाता है इसके आधार पे, कितना खाने पे खर्चा कर रहा है इसके आधार पे गरीबी का आकलन होना चाहिए। रंगा राजन समिति 2012 में बनी थी, इसने भी कहा था कि उपभोग के आधार पे, उपभोग में कितना खर्चा हो रहा है इसके आधार पे गरीबी का आकलन करना चाहिए। दोस्तों सबसे गरीब राज्य जो है वो बिहार है। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम यहां पर मैं गरीबी उत्थान के लिए लेकर आया हूं, जैसे अन्नपूर्णा योजना भारत में 2 अक्टूबर 2000 को आई थी, गाजियाबाद से शुरुआत हुई थी। नरेगा जो है ये आपका रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 को आई थी और ये 2005 अधिनियम के अंतर्गत आई थी। इसे मनरेगा कहा गया था 2 अक्टूबर 2009 को और यह आर्टिकल 41 के अंतर्गत अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आई थी। दोस्तों अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को आई थी, जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 को। दोस्तों 9 मई 2015 को 3 बड़ी योजना आई थी। एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें कि आपका 12 रुपए में आपको 2 लाख तक का 12 रुपए आपकी प्रीमियम जाती है और 2 लाख रुपए तक का आपका स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। वैसे ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, ये भी दोस्तों बीमा से संबंधित है और इसके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जो बीमा योजना है दोस्तों, जीवन ज्योति है। अब इसके अंतर्गत 330 रुपए, मुझे लग रहा है दोस्तों अब तो बढ़ चुका है, 431 हो चुका है, तो 333 रुपए प्रीमियम थी और इसमें 2 लाख रुपए सालाना आप प्रीमियम भरना पड़ता है सालाना और आपको 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। सर्व शिक्षा अभियान जो है ये 2001 में शुरू हुआ था। दोस्तों शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन जो है
86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आया था, जो कानून बना था 2009 में और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। इसे हमारे संविधान के आर्टिकल 21A में शामिल किया गया था, जो कि कहता है 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। जबकि दोस्तों जो अनुच्छेद 45 है, आर्टिकल 45 है, जो कहता था 0 से 6 वर्ष के बालकों को सरकार का कर्तव्य होगा कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। फिर इसी में 6 से 14 वर्ष जोड़ दिया गया। जबकि दोस्तों जो आर्टिकल 51A है, टोटल हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं और 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कहता है माता पिता का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाएं, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएं। दोस्तों तो 21A आपका अधिकार, आर्टिकल 45 राज्यों को निर्देश और 51A का जो 11वां मूल कर्तव्य है ये माता पिता को दिए गए हैं, उनकी कर्तव्य। दोस्तों मैंने कहा था आज आपको जो मिलने वाले हैं वो ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, पढ़ेंगे और मन लगाकर पढ़ेंगे और कुछ कर दिखाएंगे और उन लोगों को ये साबित करके दिखाएंगे जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ग्लोबल मैरीटाइम सम्मेलन, मतलब वैश्विक समुद्री सम्मेलन जो हो रहा है ये 2023 में, और ये होगा मुंबई में यह समुद्री सम्मेलन हो रहा है और ये देश का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से यहाँ पर बंदरगाहों में, किस तरह से समुद्रों में, किस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को डेवलप किया जाए, आयात निर्यात को विकसित किया जाए। दोस्तों अगर मैं समुद्र की बात करूं तो समुद्री संग्रहालय मैरीटाइम म्यूजियम जो है ये लोथल में स्थित है और इस समय हमारे शिपिंग मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट समिट में यहाँ पर बोर्ड में मैंने लिखे हैं। G20 सम्मेलन 2023 भारत में मंडपम नामक जगह पर हुआ था। 5वां कॉफी सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ है। 14वां मसाला सम्मेलन मुंबई में हुआ है। 5वां बांध सुरक्षा सम्मेलन जयपुर में हुआ है। जबकि P20 सम्मेलन G20 में जो टोटल 21 ग्रुप हैं, जिसमें कि 19 देश हैं और 2 संगठन हैं, 21 सदस्यों का ये जो P20 है उनके अध्यक्षों का एक सम्मेलन यशोभूमि दिल्ली में और SCO सम्मेलन भारत में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वी झिझम इंटरनेशनल पोर्ट, बहुत फेमस है। वी झिझम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह जो है ये अभी केरल में इसकी शुरुआत हुई है और शुरुआत हुई है चीन का एक जहाज आया, शिप आया है जिसका नाम है झेनहुआ 15। ये जहाज है, शिप है और ये चाइना का पहुंचा इस बंदरगाह में। दोस्तों अब कुछ पोर्ट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, लोथल बंदरगाह। दोस्तों ये लोथल बंदरगाह जहां समुद्री संग्रहालय बन चुका है, ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है और जब भी लोथल की बात आती है तो आपको हमेशा 3 चीजें याद रखनी है। लोथल एक ऐसा बंदरगाह है दोस्तों जहां पर चावल के साक्ष्य मिले हैं और जहां पर सती प्रथा का उल्लेख मिला है। अब कभी कभी क्वेश्चन यह आ जाता है कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किसमें है, तो ऐरण अभिलेख सुना होगा, भानुगुप्त का अभिलेख है जिसमें कि सती प्रथा का सबसे इंपॉर्टेंट उल्लेख है और 1829 में सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने हमेशा के लिए समाप्त किया था। दोस्तों तो लोथल गुजरात में पड़ता है। पंडित दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में ही पड़ता है, जिसे कांडला कहते हैं। ये एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट मतलब यहाँ पर ज्वार भाटा की प्रक्रिया होती रहती है क्योंकि कच्छ की खाड़ी के पास है और कच्छ की खाड़ी जो है एशिया में सर्वाधिक ज्वार जो है वो कच्छ की खाड़ी में आते हैं और इसी के पास दोस्तों जामनगर है गुजरात में जो ऑयल रिफाइनरी है, तेल परिशोधक कारखाना, और इसी के पास दोस्तों काकरापात जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है। विश्व में सबसे ज्यादा जो दोस्तों ज्वार भाटा आते हैं फुंडी की खाड़ी में आते हैं जो इंग्लिश चैनल के पास है। दोस्तों भृगु कच्छ ये भी गुजरात में बंदरगाह है। अगला दोस्तों मंगलोर कर्नाटक में पोर्ट है। मंगलोर ऑयल रिफाइनरी भी बहुत फेमस है। तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में बंदरगाह है
और मुर्मू गोवा जो है गोवा में बंदरगाह है दोस्तों, ये पोर्ट है। और आपको बता दोस्तों, बंदरगाहों को आपस में जोड़ने के लिए सागरमाला परियोजना आई थी, जबकि रोडों को आपस में जोड़ने के लिए भारतमाला परियोजना आई थी, और छोटे छोटे हेलीपैडों को विकसित करने के लिए उड़ान परियोजना आई थी। उड़ान हो गया छोटे हेलीपैड डेवलप, भारतमाला रोडों को डेवलप, और जो सागरमाला है ये बंदरगाहों को जोड़ना, कनेक्टिंग पोर्ट। अब आप तीनों योजना कब आई थी, आप फटाक से कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि तीनों योजना कब आई थी। अब चलते हैं दोस्तों अगले बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। सेम सेक्स मैरिज जो है, समलैंगिक विवाह को अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया है। 5 जजों के पैनल ने सुनाया, ये बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों। समलैंगिक की बात करूं, जिसे हम कहते हैं सेम सेक्स, इक्वल सेक्स, एक जैसे पुरुष पुरुष या महिला महिला, दुनिया में नीदरलैंड पहला देश था जिसने की समलैंगिक विवाह की मंजूरी दी थी। ताइवान एशिया में पहला देश था जिसने समलैंगिक विवाह की मंजूरी दी थी। दोस्तों आईपीसी सेक्शन 377 था। आईपीसी की धारा 377, आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड, जो 1861 में आया था, लॉर्ड कैनिंग लेकर आया था। इसकी एक धारा है 377 जो कहता था कि सेम सेक्स के जो दो लोग हैं, या पुरुष पुरुष या महिला महिला, अगर उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप होती है तो अवैध होगी। पहले उसे क्राइम माना जाता था, लेकिन कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस 377 धारा को समाप्त कर दिया और कहा कि जो सेम सेक्स के लोग हैं उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो अवैध नहीं होगी। अब जैसे निर्णय आया तो जितने भी सेम सेक्स मैरिज चाहते थे उन्होंने एक उम्मीद थी उनकी कि जब ये धारा समाप्त हो गई है तो अब समलैंगिक को विवाह की मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया था दोस्तों आईपीसी सेक्शन में एक ही साल 2 बड़े फैसले आए थे, एक 377 सेक्शन और एक था 497 सेक्शन। 497 धारा जो थी जिसमें कहा गया था कि जो पति होता है वो जबरदस्ती अपने पत्नी से फिजिकल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकता दोस्तों। तो दोस्तों अब यहां पर कुछ मैं इंपॉर्टेंट केस लेकर आया हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। पहला केस है मंडल आयोग। 1979 में मंडल आयोग का गठन किया था मोरारजी भाई देसाई ने, और इसका गठन किया गया था कि भारत में किस आधार पे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का निर्धारण किया जाए। दोस्तों भारत के इतिहास में सबसे पहले 1953 में काका कालेलकर आयोग बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, और जो इसलिए बनाया गया था कि भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग का कैसे चिन्हित किया जाए और कैसे अन्य पिछड़ा वर्ग को पहचाना जाए। दोस्तों एक अनुच्छेद 340 है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अन्य पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन कर सकता है, ओबीसी कमीशन बना सकता है। तो 1979 में मंडल आयोग बना था, लेकिन 1980 में मोरारजी भाई देसाई की सरकार गिर गई थी, इसलिए इसकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो पाई। आगे चलकर 1990 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश जो थी वो लागू कर दी थी, और ओबीसी जो था ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे दिया था। तो दोस्तों उसके बाद एक और आयोग, एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंदिरा साहनी केस 1992। इंदिरा साहनी केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि रिजर्वेशन जो है ये 50% से अधिक नहीं हो सकता। एक केस है दोस्तों केशवानंद भारती केस, ये 24 अप्रैल 1973 में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिए, जिसमें पहला निर्णय था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्राइमल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा भाग था कि जो 9वीं अनुसूची है, और 9वीं अनुसूची में जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया था और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और वो जो 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल है वो है जमींदारी उन्मूलन, जिसे हम कहते हैं भूमि सुधार कार्यक्रम।
तो उसमें क्या था दोस्तों, जब 1951 में भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था तो उसमें प्रावधान घोषित किया गया था कि जो भी 9वीं अनुसूची में विषय आएंगे उनके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन 24 अप्रैल 1973 को कोर्ट का निर्णय आया कि 24 अप्रैल के बाद जो भी विषय 9वीं अनुसूची में आएंगे उसके खिलाफ न्यायालय जा सकते हैं। अगला दोस्तों, अगला केस था मिनर्वा मिल्स 1980। मिनर्वा मिल्स 1980 जो केस था, इसमें कोर्ट ने मूल अधिकार एवं डीपीएसपी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताए, दोनों को इक्वल बताया था दोस्तों। अगला है दोस्तों गोकुलनाथ बनाम पंजाब 1967। गोकुलनाथ बनाम पंजाब केस था जिसमें आया था 1967, जिसमें कहा गया था कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स कांट अमेंडेड, एवं इसके साथ साथ कानूनों के विरुद्ध आप कोर्ट जा सकते हैं। अगला दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार 2x2 डायलॉग, पहला 2x2 वार्ता भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हो रही है और ये दिल्ली में हो रही है और 2024 में ये यूनाइटेड किंगडम में होगी। दोस्तों जो पहली बार चीजें होती है एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। दोस्तों अगर मैं कुछ सम्मेलनों की बात करूं तो यूएनओ वाटर समिट, संयुक्त राष्ट्र का जल सम्मेलन, ये न्यूयॉर्क में हुआ है और न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के तट पर है दोस्तों। अगला दोस्तों कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन, ये दोस्तों कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन ये सिक्किम में हुआ दोस्तों। और वन वर्ल्ड टीबी सम्मेलन ये दोस्तों वाराणसी में हुआ है। तो दोस्तों इस बार तो एक बहुत बड़ा मिठाई का डब्बा खरीदना है और उसे सजाना है और हर उस घर में पहुंचाना है जिस घर ने कहा था और पड़ोसी ने कहा था, रिश्तेदारों ने कहा था कि तुमसे नहीं होगा। अब उनको बताना है कि हम वो ताकत रखते हैं, हम ऐसे वो ताकत रखने वाले बंदे हैं कि हम दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो मिठाई का डब्बा तैयार रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हेलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है संयुक्त सुरक्षा परिषद, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन अभी बैठक हुई है और ये हुई है हैती। और हैती जो है जिसकी कैपिटल है पोर्ट ओ प्रिंस है हैती की कैपिटल दोस्तों। और इस सुरक्षा मिशन का नेतृत्व किया है केनिया ने। केनिया जिसकी कैपिटल नैरोबी है और नैरोबी जो है यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972 में बना था। इसका मुख्यालय दोस्तों नैरोबी में स्थित है। दोस्तों अगर मैं यूएनएससी की बात करूं, इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 टेम्परेरी मेंबर होते हैं। परमानेंट मेंबर स्थायी सदस्य 5 जो हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड, ये 5 देश हैं जिनके पास है वीटो शक्ति। मतलब यहां पर कोई भी बिल पास होता है तो इन 5 की अनुमति ली जाती है, बिना इनके अनुमति के बिल पास नहीं हो सकता। जो 10 टेम्परेरी मेंबर इसमें होते हैं वो 2 साल के लिए उनका टाइम पीरियड होता है दोस्तों अगर मैं बात करूं कि जो हैती है ये दोस्तों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है दोस्तों। और वहीं पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट हैती के पास एक चैनल है जिसका नाम है युकाटन चैनल, जो क्यूबा को मैक्सिको से अलग करता है। क्यूबा दोस्तों जिसे शुगर बाउल कहते हैं, जिसे चीनी का कटोरा कहते हैं। दोस्तों आपको पता होगा भारत में सबसे ज्यादा चीनी जो होती है ये महाराष्ट्र में होती है। जो नए आंकड़े बता रहा हूं, सबसे ज्यादा चीनी जो है दोस्तों भारत में महाराष्ट्र में होता है और चीनी का कटोरा दोस्तों क्यूबा को कहते हैं। और दोस्तों ये जो युकाटन चैनल है ये क्यूबा को मैक्सिको से अलग करता है, सेपरेटेड क्यूबा फ्रॉम मैक्सिको दोस्तों। जबकि दोस्तों ये मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है, कनेक्टिंग गल्फ ऑफ मैक्सिको टू कैरिबियन सी दोस्तों।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जज, अभी हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है सिद्धार्थ मैरदुल। सिद्धार्थ मैरदुल को अभी मणिपुर का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बिहार के जो हैं उनका नाम है देवेंद्र कुमार, और राजस्थान के जो हैं उनका नाम है जॉर्ज मल्लिहा। दोस्तों हाई कोर्ट जो है 1861 एक्ट के अंतर्गत भारत में आया था। 1861 एक्ट में जब भी नाम लेता हूं दोस्तों तो आपको हमेशा 3 चीजें याद रखनी है। 1861 में भारत में मंत्रिमंडलीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम आया था। 1861 एक्ट में भारत में ऑर्डिनेंस अध्यादेश व्यवस्था आई थी, और 1861 में भारत में हाई कोर्ट आए थे, और 1862 में पहला हाई कोर्ट कलकत्ता बना था। वर्तमान में टोटल 25 हाई कोर्ट है, और 25th जो हाई कोर्ट है वो अमरावती है दोस्तों, जो कि आंध्र प्रदेश का है। दोस्तों सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है वो झारखंड का है, जो रांची में स्थित है, जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है दोस्तों अभी आपको पता होगा कि अभी उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट नैनीताल है वह शिफ्ट हो चुका है, हल्द्वानी में शिफ्ट हो गया है। दोस्तों हाई कोर्ट जो है ये आर्टिकल 214 के अंतर्गत आता है 214, जबकि हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति, जजेस अपॉइंटमेंट जो आते हैं दोस्तों ये 217 के अंतर्गत आता है। दोस्तों हाई कोर्ट में न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट अपॉइंटेड करते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है जज की हाई कोर्ट में, उसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज एवं हाई कोर्ट के चीफ जज की सलाह लेता है, और इसके साथ साथ जिस राज्य में वो जज अपॉइंट हो रहा है, जिस राज्य के कोर्ट में जज अपॉइंट होता है, उस राज्य के राज्यपाल की भी सलाह लेता है। तो मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के समय में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य का राज्यपाल, तीनों की सलाह पर राष्ट्रपति न्यायाधीश को नियुक्त करता है दोस्तों हाई कोर्ट जो है ये 2-4 नाम मैंने लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्ना चांडी जो है ये हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट में पहली महिला जज, ये पहली महिला जज के रूप में अपॉइंट हुई थी। अगला है लीला सेठ, ये हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट में ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट वुमेन चीफ जज के रूप में अपॉइंट हुई थी। फातिमा बीवी दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट हुई थी। और बेबी नागरत्ना दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, अभी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला चीफ जज नहीं रही है, लेकिन आने वाले समय में बेबी नागरत्ना बन सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आज आपको कैसे लगी? आज मैंने ताबड़तोड़ बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ एमसीक्यू शेयर करे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण लगी होगी। अच्छे क्वेश्चंस आज मैं लेकर आया था, और उम्मीद करूंगा कि आगे आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर चीजें लेकर आऊं, और आपको आपके सफलता की राह दिलाने का मैं प्रयास करूं। दोस्तों ऐसे बने रहना आदि सर की क्लास में। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि क्लास अच्छी है, तो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आदि सर की क्लास में बने रहें। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय हिंद।